नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़। मैं हूं सुहेल किदवई। लेकर आया हूं आपका सुबह का कार्यक्रम मुद्दे की बात, जिसमें हम समसामयिक विषयों पर, करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि वो खबरें तो आप तक पहुंची होंगी और खबरें पहुंच भी रही होंगी और आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन मुद्दे की बात पे हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय में अंदर क्या है, हो क्या रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ उसमें। और मुद्दे की बात में आज का जो हमारा है वो राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो आप उससे अच्छी तरह से जानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का वो नामांकन रद्द कर दिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया गया। और क्या क्या हुआ है इसमें वो, और इधर झारखंड में क्या हो रहा है, वहाँ पे कैंडिडेट जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नथानी जी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है, क्या क्या बात कही जा रही है, वो सारी बातों में मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। इसीलिए सब आपको सीधे ले चलता हूँ, आपको जोड़ लेता हूँ कमलेश भैया को। पहले कमलेश भैया, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। राज्यसभा चुनाव में जो लेकर के हो रहा है और जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिस तरह का उठापटक हो रही है, अभी बंगाल का चुनाव कमलेश भैया चुनाव थमा, उसके बाद फिर टीएमसी के अंदर जो चीर फाड़ हो रही है वो भी आपने देखा, सेम उसी समय सांसदों के साथ जो है वो भी आपने देखा। अब कल जो ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मेरे दर्शकों को समझाइए एक्चुअली में हो क्या रहा है। राजनीति हो रही है, राजनीति की अपनी जो दशा दिशा है उसी हिसाब से चल रही है। जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जिनके पास ताकत होती है, वो कुछ करती हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, और जो ताकतवर लोग वाकई हैं वो नियमों का हवाला देते हैं। हमेशा हुआ है, इस बार भी हो रहा है। मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की युवा तुर्क कही जाती हैं, युवा कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, और एक ज़माने में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासनकाल था तो उस समय ये कहा जाता था कि देखिए कैसे हीरे चुन चुन करके राहुल गांधी अपने लिए लाए हैं। उसमें मीनाक्षी नटराजन का भी नाम था। बड़ी तेज़ तर्रार नेता रही हैं, और वो मध्य प्रदेश से उनकी राजनीति शुरू होती है। नटराजन बोलने से जैसे आता है ना कि साउथ की होंगी, जी हैं साउथ की, लेकिन मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। पढ़ाई लिखाई उनकी इधर की थी, इधर उनकी ज़्यादा रुचि है। वहाँ राज्यसभा की 3 सीटें थी मध्य प्रदेश में। 2 सीटों में तो कन्फर्म था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। एक सीट में थोड़ा सा भ्रम था, और उस भ्रम को लेकर के भी कांग्रेस के जो वरीय नेता हैं उनका सीधा कहना था कि 500% मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जा रही हैं, मतलब कांग्रेस के कोटे से वो राज्यसभा सदस्य बनेंगी। नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिले के बाद जो उसकी एक प्रक्रिया है, स्क्रूटनी होती है, फिर उसमें भी होता है कि भाई किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। ये जब आपत्ति दर्ज कराई गई तो उसमें एक मामला तेलंगाना का आया, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महेश केवट, उन्होंने आपत्ति की, उनके वकीलों ने आपत्ति की, और भाजपा के अन्य नेताओं ने भी की। भाई इन्होंने अपना जो नामांकन दाखिल किया है उसमें एक कॉलम में जहां पर आपराधिक मामले का उल्लेख करने की जगह होती है, वहां इन्होंने निरंक लिख दिया, यानी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बस इसी को मुद्दा बनाया गया, और उसी के आधार पर फिर मीनाक्षी नटराजन ने अपने नेताओं को कॉल किया, फिर वो लोग आए, बहस हुई, 2 बार चर्चा हुई उस पर, और अंत में निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन यह कह करके खारिज कर दिया कि जो आपत्ति की गई आपत्ति ठीक है, आपको वहाँ पे लिखना था कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए आपने नियमों का उल्लंघन किया है। अब इसमें कांग्रेस के लोग भी पिल पड़े। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कोई एफआईआर मीनाक्षी नटराजन के विरुद्ध नहीं हुई है। एक तेलंगाना की अदालत में एक शिकायत में उनका नाम है, और शिकायत भी ऐसी है, तेलंगाना की प्रभारी थी मीनाक्षी नटराजन, और वहाँ एक महिला कांग्रेस की नेत्री ने, एक नेता उनके यहाँ हुआ करते कुंभम शिवा कुमार रेड्डी, उनके विरुद्ध उन्होंने छेड़छाड़ का और धमकी देने का आरोप लगाया था।
और जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट गई, और वो कोर्ट जाने से पहले उन्होंने तेलंगाना की जो कांग्रेस की प्रभारी रही हैं मीनाक्षी नटराजन, उनसे भी उन्होंने शिकायत की। तो उसी शिकायत के आधार पर जब कोर्ट गई तो कोर्ट में उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया कि मीनाक्षी नटराजन चूंकि वहाँ पे प्रभारी थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से गुरेज किया, इसलिए परोक्ष रूप से इन्होंने भी उनका साथ दिया, ये उनका आरोप है। तो उस आरोप के आधार पर उनका मीनाक्षी नटराजन का भी उसमें नाम है। अब कांग्रेस के लोगों का तर्क है कि FIR नहीं है, कोई आपराधिक मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है, तो वो क्यों उसमें उल्लेख करे, वो तो सिर्फ शिकायत थी। और भाजपा के लोगों का कहना है कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो नियमता हुआ है, नियमता आपको उसमें उल्लेख करना था कि आपके खिलाफ शिकायत हुई है, उसका भी आप उल्लेख कर दिया, आपने नहीं किया, आपने उल्लंघन किया है। अब ये दोनों अपना अपना तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो कल चुनाव आयोग के भोपाल कार्यालय के सामने लेट गए, वहाँ बड़ा हंगामा हुआ। आज वो उनको चुनाव आयोग ने अवसर दिया है कि मांगा था समय उन्होंने, बड़े नेताओं ने भी, कि हम मिलना चाहते हैं। आज वो जाके वहाँ शिकायत करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से आ रही है। अब इसमें भाजपा के एक नेता हैं, मज़ेदार बात आई, कैलाश विजयवर्गीय, बड़े नेता हैं इंदौर के। उनसे जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा, तो क्या हो रहा है, कांग्रेस की तो वही यार घर का भेदी लंकट है। कांग्रेस के ही लोगों ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो शिकायत हुई है उसके कागजात भाजपा को उपलब्ध कराए। अब ये एक तो वो कांग्रेसी वैसे ही मजरूह हैं, घायल हैं कि भाई उनके एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, और ऊपर से अब जब भाजपा ये बोलती है कि कांग्रेस के लोगों ने उपलब्ध कराया, तो अब उनके बीच में महाहो होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी कि कौन उपलब्ध कराया, कौन मीनाक्षी नटराजन। अच्छा, कोई बड़ी बात भी नहीं है, हो सकता है ये कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी बात को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कहा हो। ये राजनीति है कि ध्यान भंग हो जाए। दूसरी नाम नहीं बताया। और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि सच्चाई भी हो, क्योंकि पार्टियों में तो गला काट प्रतियोगिता चलती है, और कांग्रेस में तो और ज़्यादा है कि भाई ये क्यों बढ़ रहा है, इसकी टांग पकड़ के खींचो। हम लोग लोकल स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी देखते हैं, हमने अजीत जोगी के शासनकाल में भी देखा, भूपेश बघेल के शासनकाल में भी देखा, तो वो कैसे टांग खिंचौगल होती है और कैसे एक दूसरे को निपटा देने के लिए कुछ भी करने किसी हद तक पहुंच जाते हैं कांग्रेस के नेता। भाजपा में भी अब दुर्गुण आ रहा है, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा है, धीरे धीरे भाजपा में भी आ रहा है। कुछ दिन बाद ये 5 साल और गुजरने दें, कांग्रेस से पूरी पोजीशन भाजपा की हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें संभव है। अब कुल मिलाकर मीनाक्षी नटराजन एक तेज तर्रार नेत्री जो राज्यसभा में जाती, अच्छा डिस्कशन करती, उसकी बजाय अब अवसर मिल गया महेश केवट को। और महेश केवट के बारे में कहा जा रहा है कि 2022 में वो जहाँ के रहने वाले, वहाँ एक चुनाव में उनकी संदिग्ध भूमिका लगी तो उनको निष्कासित कर दिया गया था। बाद में फिर उसमें छानबीन हुई तो पता लगा वो सिर्फ कहा गया था, पार्टी कार्यालय में उनका निष्कासन नहीं हुआ है, अभी हैं वो पार्टी में। फिर विवाद शुरू हुआ, 2023 में उसका खात्मा किया गया, और फिर वर्तमान में वो इनके मछुआरा विकास बोर्ड ऐसा कुछ है जिसके वो अध्यक्ष भी हैं, राज्य मंत्री की उनको दर्जा मिला हुआ है। तो अब ये माना जा रहा है कि महेश केवट का रास्ता राज्यसभा जाने के लिए, क्योंकि एक बार जब रद्द हो गया नामांकन तो समय तो था, समाप्त हो गया, अब वो निर्विरोध हो जाएंगे, अब वो राज्यसभा जाएंगे। अब आप कोर्ट जाओ, जो भी करना है आयोग के पास जाओ, आयोग के पास क्या जाके क्या कर लोगे? आप लोगों ने आरोप लगाया है ना SIR के मामले में कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ज्ञानेश के ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो वहाँ से कोई न्याय इनको मिलेगा ऐसा उम्मीद कम की जा सकती है। लेकिन है, जाते हैं, शिकायतें करते हैं, और उसको सबको आधार बना करके कोर्ट में भी देंगे। अब कोर्ट में जो चलेगा, अब वो अभी उसका निर्णय हम लोगों ने देखा है कि लोग अपील में जाते हैं और पता लगा कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब तक निर्णय नहीं आया था। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अपनी चाल चली हो, चाहे नियमता हो, राज्यसभा जाने से कांग्रेस के एक नेत्री को रुकना पड़ा है या रोक दिया गया है, और भाजपा के एक नेता को अवसर मिल गया। अब इसको लेकर के राजनीति होगी, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर चीर हरण और वो नए नियम कायदे से हम काम कर रहे हैं, सब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी चलेंगे। कमलेश भैया, ये झारखंड में भी लेकर देख रहा था सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, अभी लेटेस्ट जो खबर आई, वहाँ पे जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार हैं, क्या नाम, नथानी जी हैं शायद जी, नथानी। तो ये बताया जाता है कि नथानी जी उद्योगपति, ये
अंबानी जी से भी उनके अच्छे संबंध हैं, उनसे मिले थे और उनके साथ भी जो है भाजपा के अच्छे संबंध हैं उनके। उनको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि उनके नामांकन में त्रुटियां पाई गई हैं, ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसको होल्ड कर दिया गया है। ये अभी की बात बता रहा हूँ। जी जी, एक तरफ सीधे इधर नामांकन रद्द हो जाना, एक तरफ उधर आपका होल्ड कर जाना। थोड़ा सा और आपको रोकूंगा, 2014 के चुनाव में फडणवीस जी के नामांकन में 3 अपराध 2 अपराध दर्ज नहीं हुए थे जी। तो जब कोर्ट के पास मामला गया तो ये कहा गया कि हमारे वकील से गलती हो गई है, वरना हम उसको करने वाले थे, और कोर्ट ने उसको मान भी लिया। जी, क्या है ये, क्या दे, एक तरफ नामांकन रद्द हो जाना, एक का होल्ड किया जाना, एक तरफ कोर्ट को मान लेना। भाई वो तो बहुत सीधी सी बात है सुहेल की, जिसकी सत्ता रहती है, जो ताकतवर व्यक्ति रहता है, उसकी प्रशासन में भी चलती है। प्रशासन तो नहीं का है ना भाई, किसी भी प्रदेश में, अब छत्तीसगढ़ की कोई बात होगी तो विष्णुदेव शाह यहाँ है, मध्य प्रदेश की बात होगी तो डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पे हैं, तो इनके ही अधीन पूरा तंत्र वहाँ काम करता है। ठीक है, कहने को हो जाता है कि चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग ये सारा काम देखते हैं और उनको इतनी ताकत दे दी जाती है कि उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नियमतः वो जो निर्णय लेंगे चुनाव अधिकारी के रूप में, वो निर्णय मान्य होगा। ये सारी बातें कही जाती है, ये कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर, उनके ऊपर भी ये दबाव तो रहता है। ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उसका खुलासा हो चुका है कि कैसे लोग बड़े पदों पर रहने के बाद वो उनके फेवर में निर्णय देते हैं और बाद में उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर कभी उनके पार्टी से ही विधानसभा लोकसभा भेज दिए विधानसभा राज्यसभा लोकसभा भेज दिए जाते हैं, या कहीं राज्यपाल बना के भेज दिए जाते हैं। ये सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। तो वो जो अधिकारी हैं वो भी इन लोगों से कोई बैर नहीं लेना चाहते, क्योंकि मालूम है काम इन्हीं के अधीन करना है। तो चाहे जहाँ का मामला हो वो प्रभावित कर ही लेते हैं। चूँकि यहाँ पे आप जैसा बता रहे हैं कि नथानी जी से भाजपा के नेताओं के भी अच्छे संबंध हैं, अदानी से अच्छे संबंध। अदानी तो वैसे भी अभी कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा ही है वो तो ये कहा जाता है कि पूरा साम्राज्य जो उनका स्थापित हुआ है गुजरात की बदौलत हुआ है। तो ये सारी बातें कही जाती है, उसमें कितनी सच्चाई ईश्वर जाने, लेकिन कहा तो जाता है और दमदारी के साथ कहा जाता है कि अदानी जी अगर उनके हैं तो फिर भाजपा भी उनका विरोध नहीं करेगी, फिर कांग्रेस के लोगों का करने का तो कोई मतलब ही नहीं। वहाँ शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। और एक बात को और हमको याद रखना होगा कि झारखंड में एक बार नहीं कई बार इस तरह की बात आई है। उद्योगपति वहाँ से बड़े आसानी से राज्यसभा जाते हैं और वो पार्टी फंड में पैसे देते हैं कि आने वाले दिनों में उनको लेकर के पार्टी कोई और लाभ की स्थिति में अपने आप को पाती है। क्या होता है वो ईश्वर जाने, लेकिन ये अक्सर आरोप लगता है कि झारखंड में राज्यसभा की सीट बेची जाती है और भाजपा तो नहीं बेचेगी। कांग्रेस तो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी नहीं बेचेगी ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अब कांग्रेस भी अब सिमट गई है, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ के लोगों का दबाव रहा हो कि नहीं भाई इनको बनाइए, और जो कोई मालदार आदमी आ जाता है तो बोले चल भाई माल ढीला कर, तो तेरे को बनाना तो है ही है। ऊपर से भी दबाव है, नीचे कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं तो माल भी आ रहा है तो माल भी दे दे। तो ये सारी चीज़ें झारखंड में होती रही हैं। और वो जो समर्थवान लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि वो कुछ भी कर लें उनके लिए सब जायज़ है, तो वैसे वहाँ भी हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई यहाँ तो मांग की गई थी, आज के लिए होल्ड किया गया था कि आप नामांकन रद्द मत करो, आज उस पर डिस्कशन करते जो मतलब भोपाल में हुआ, लेकिन नहीं माने वो। भाजपा के लोग तुरंत के लिए अड़े थे कि आज ही निर्णय लीजिए आप निर्वाचन अधिकारी के ऊपर। तो दोपहर को जो हुआ उसको उन्होंने दूसरे दिन की बजाय, मतलब आज करने की बजाय बुधवार को, कल ही मंगलवार को शाम को 5:30 बजे दोनों पक्षों को बुला लिया कि आप अपना अपना पक्ष रखो। इनको समय ही नहीं मिला जी। तो वहाँ पे समय नहीं मिला और यहाँ पे समय मिल गया, मतलब कुल मिला के कुछ घालमेल तो स्पष्ट है। जी जी बिल्कुल भैया, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, हालांकि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसा नाटकीय वो हुआ, प्लेन का लेट हो जाना, टेक ऑफ होने के बाद फिर उसको लैंड किया जाना, उसके बाद आपने भी सुना होगा और सोशल मीडिया पे तो हाई है 10 करोड़ का ऑफ़र दे देना कि भाई क्रॉस वोटिंग के लिए। मतलब कुल मिलाकर के भैया क्या मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बी भी तैयार करके रखा था। ये जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ तो है जी, क्या नहीं वो तो प्लान भी तो सबका रहता है। प्लान भी सभी पार्टियां बना के रखती हैं, विशेष करके जो सत्ता में हो उसमें, जैसे क्षेत्रीय दल कोई सत्ता में होता है, हेमंत सोरेन क्षेत्रीय दल है
उनकी भी अपनी कोई रणनीति होगी, बी पॉलिसी होगी, या बी दिमाग में होगा कि इसका विकल्प हमारे पास क्या है। सभी लोग विकल्प रखते हैं, हर मामले में राजनीति में विकल्प रखा जाता है, इस मामले में तो रखेंगे भाई। एक नाम अगर कहीं नामांकन, ये तो आखिरी में होगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर अवसर रहता है, जैसे कई बार होता है ना कि एक ही पार्टी के दो प्रत्याशी को बी फार्म दे दिया जाता है, हमारे यहाँ हुआ है, और दोनों ने बी फार्म जमा कर दिया तो दोनों का निरस्त हो जाता है, ये भी हमने देखा है। यही मध्य प्रदेश के समय में हुआ था, 2 बी फार्म आ गए थे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, दोनों निरस्त हो गए थे। फिर एक कांग्रेस प्रत्याशी को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़वाया गया था, वो दृश्य भी आंखों के सामने तैर रहा है। तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं, इसलिए विकल्प हमेशा पार्टी तैयार करके रखती है, लेकिन दोनों में बस ये इतना अंतर ये होता है कि पहले अगर किसी का निरस्त हुआ तो दूसरे का पेश हो जाएगा, लेकिन अगर आखिरी में जा करके कि सब कुछ स्क्रूटनी वगैरह हो गई, वहाँ पहुँच करके अब किसी दूसरे की संभावना नहीं है, वो अकेला बचा है, फिर उस समय अगर निरस्त होता है तो फिर तो आपके बी टीम, सी टीम, बी प्लान, सी प्लान सब बेकार हो जाता है। तो वो बी प्लान तो उनका रहा ही होगा, और उनके यहाँ प्लानर तो बहुत अच्छे प्लान बना के काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो 10 करोड़ वाली बात कह रहे हैं, वो बताया ना कि वो इसके पहले भी कई बार झारखंड पर आरोप लगा है। झारखंड पे क्या, उत्तर प्रदेश में ये बात आई थी, मायावती के ऊपर आरोप लगा था कि वो राज्यसभा जिनको भेजती उनसे अच्छा खासा पैसा लेती। मैं नहीं जानता कि ये सही कितना है, लेकिन आरोप की बात कर रहा हूँ कि आरोप ये लगते हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कभी आरोप लगता है कि ये भी पैसे वालों को लेकर के चलते हैं। बिहार में आरजेडी के ऊपर तो एक उनके नेता ने आरोप लगाया है कि इसीलिए 25 पे सिमट गई कि बड़े लोगों को देख करके आप टिकट देते हैं, बड़े लोग मतलब जो बड़ी थैली देता है, इस तरह के आरोप हमेशा लगते हैं इन लोगों के ऊपर। जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगा, सब पे आरोप लगता है। ये बिल्कुल बिकती है सीट, जैसा भैया ने बताया। और जैसी आज की राजनीति हो रही है, मेरी भी कई लोगों से बात होती रहती है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, जो हम देखते हैं जिस तरह की चर्चा होती है, वो हमारे दर्शकों के मन में भी, हमारे दोनों तरफ के दर्शक हैं, सब तरह के दर्शक हैं, हम सबके को प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे कमलेश भैया से भी ये कि हम इस बारे में चर्चा करें। भैया, लोग भी ये बोल रहे हैं, आप भी ये, आपके साथ भी चर्चा होती होगी। बिहार में जो हुआ आरजेडी, अब क्या हाल है उसका, ये आपसे छिपा नहीं है। उसके बाद आप ये देख लिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपसे छुपा नहीं है। इसके बाद ये जो अभी बंगाल में हुआ, ये भी आपसे छुपा नहीं है। भैया, हमारा भी प्रश्न है ये, और भी हमारे दर्शकों का प्रश्न भी है, क्या विपक्ष 2029 तक खत्म हो जाएगा, या फिर बीजेपी जो चाहेगी वही विपक्ष में रहेगा? नहीं, दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। 2029 में विपक्ष समाप्त हो जाएगा, या बीजेपी जिसको चाहेगी वही विपक्ष में रहेगा। तो बीजेपी तो चाहेगी ही नहीं कि कोई विपक्ष में रहे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा प्रतिद्वंदी मेरे सामने खड़ा होकर के बिल्कुल प्रत्यंचा चढ़ा के हमको धमकी देता रहे। वो तो चाहेगी कि बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ रहे मैदान। अब रही विपक्ष में 2029 में कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो मतलब जो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि वो भारत का इतिहास, भूगोल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष हमेशा रहा है और रहेगा, आगे भी रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि हो सकता है कांग्रेस की सीटें कुछ कम हो जाएं या बढ़ जाएं। इसी बीच में और आती है सोहेल कि क्या भारतीय जनता पार्टी हकीकत में ऐसा प्लान बना के चल रही है कि सारे लोग समाप्त हो जाएं? तो ऐसा प्लान तो उनका रहता है, हमने इस पर कल भी चर्चा की थी वो। और आज जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शिवसेना की क्या दुर्गति कर दी है बताने की जरूरत नहीं। आरजेडी की, जेडीयू जो जनता दल यू उनके साथ है, कैसे वो मुख्यमंत्री से सीधा बोले मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको नहीं सुहा रही, इनको राज्यसभा भेज दो। सब हंसे कि सबको पता है कि आपको मजबूर किया जा रहा है वहाँ जाने के लिए। अब बिहार में ही एक और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो आरएलएम उनकी पार्टी है, कुछ लोग हैं उनके साथ, लेकिन वो कुशवाहा बिरादरी का अच्छा उनमें उनकी दखल है, और कुशवाहा बिरादरी के लोग अच्छी खासी तादाद में बिहार में हैं। तो राजनीति वहाँ जाति आधारित तो है ही है। उनके बेटे को, प्रकाश को, मंत्री बनाया गया अभी सम्राट चौधरी के साथ, और वो इंजीनियर हैं, वो कभी किसी पद पे रहे नहीं,
पढ़ाई करके भी 37 साल के हैं, आए और उसके बाद फिर सीधा उनको मंत्री बना दिया। जी। अब 6 महीने के अंदर उनको मंत्री बनना चाहिए। विधान परिषद में उनको जाना हो गया, विधान परिषद हो या विधानसभा हो। 8 सीटें थी वहाँ पे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को नहीं भेजा जा रहा है, प्रकाश को। अब संकट खड़ा हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर अगर आप नहीं जाओगे तो आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा उसको लेकर के नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो नाराज़गी व्यक्त करने का तरीका क्या होता है नेताओं का कि पार्टी में नहीं जाना, कोई किसी चीज़ की बाइट वाइट लेने की कोशिश करेगा तो कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना या बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि नाराज़ हैं, तो अपनी नाराज़गी वो प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ये आ रही कि क्या आरएलएम को, जैसे जदयू को आपने करीब करीब ये स्थिति में ला दिया है कि ये अगले चुनाव तक जदयू समाप्त हो जाएगी, ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक पंडितों की तरफ से, क्योंकि उनके बेटे बहुत सीधे साधे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री भले बना दिए हैं नीतीश जी के लड़के को। वही हाल इनका, उपेंद्र कुशवाहा जी बाहर हैं, 2014 में मंत्री थे, उसके बाद से ये आनंद ले रहे हैं बाहर से बाहर। इनकी पत्नी सासाराम से विधायक हैं। अब इनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि आपको भाजपा ने तो दिखा दिया है ना कि विधान परिषद आपके बेटे को भेजने वाले नहीं। अब इनके सामने रास्ता यही खुला हुआ है कि आप अपनी पत्नी को जो चुनाव जीती हैं उनको रिजाइन कराओ, और अभी सितंबर में चुनाव होना है। नितिन नवीन भी एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे, बांकीपुर से चुनाव जीते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब तो राज्यसभा भी चले गए। अब इन दोनों का चुनाव, बांकीपुर का चुनाव सितंबर में होगा। उस समय ही अगर इनकी पत्नी उपेंद्र कुशवाहा की इस्तीफा दे करके सीट खाली कर देती है तो उपेंद्र कुशवाहा के लड़के वहाँ से चुनाव जीत करके विधानसभा में, मतलब हम आपको सीधे नहीं जाने देंगे, आपको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा। अगर आप थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करोगे तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। अब आप अगर अपने अंदर ताकत महसूस कर रहे हो तो आओ मैदान में उतरो, या तो पत्नी को रिजाइन करवा के आप वहाँ उससे भेजो विधानसभा में। विधान परिषद में तो जाने से रहे तो खत्म हो गया मामला। और नहीं की स्थिति में फिर एक और ऑप्शन है, अक्टूबर में संभवतः जो ग्रेजुएट कोटा होता है, उस ग्रेजुएट कोटे की 2-3 सीटें खाली हो रही हैं, उन सीटों से अपने लड़के को चुनाव लड़वाओ और लड़वा करके लेके आओ, फिर तब मंत्री बना रहेगा। नहीं तो 6 नवंबर के आसपास उसका समय समाप्त हो जाएगा, फिर उसको बाहर करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी वो भय गति सांप छछूदर केरी वाला हो गया है कि इधर कुआं इधर खाई। तो अब उनका भी अगर वो कोशिश करके निकाल लिए तो ठीक है, नहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कहने को एक पार्टी थी आरएलएम, ऐसा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। या तो फिर इनके पास एक ही रास्ता बनेगा, भैया हम सदैह आपकी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब हम अपना विलय करने जा रहे हैं। तो राजनीति है ये, जो मैं कहता हूँ ना जी, कहता हूँ क्या यही सच है। हम और आप हमेशा समाज में भी देखते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया है बीजेपी ने कि उससे उबर पाएंगे बड़ा कठिन है। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया। एक राजनीति है तो राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है, मोहब्बत और क्या बोलते हैं क्या, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, सब जायज़ है। तो ये सियासत जी, तो सियासत, मोहब्बत और जंग, इश्क और जंग में सब जायज़ है भैया। सियासत भी उसी में शामिल है जी। भैया मैं बस ये आखिरी क्वेश्चन लेके मैं दूसरे प्रश्न पे जाऊंगा कि आखिर आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि राज्यसभा में के परिणाम क्या हो सकते हैं? नहीं, राज्यसभा के परिणाम बहुत स्पष्ट रहते हैं। अब जिसकी बात हम मीनाक्षी नटराजन की कर रहे थे, वो 3 सीट थी, 3 सीट में 2 पहले ही एकदम साफ रास्ता था, बीजेपी के लोग बन जाएंगे, तीसरी पे वोटिंग होती। मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस की सीटें जितनी थी उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा कुछ मैनेज करना था, जी, वो मैनेज करके हो सकता है निकाल लेते। तो वो हो सकता है निकाल लेते की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई जब आपका नामांकन ही रद्द कर दिया गया। तो अब वही बता रहे कि महेश केवट के लिए रास्ता, जो भाजपा के प्रत्याशी उनके लिए रास्ता खुल गया, तो ये तो क्लियर हो गया। और राज्यसभा वाले मामले में आप पूरा उसको अगर उस पर दृष्टि डालोगे तो बहुत कम होता है चुनाव, बहुत कम चुनाव होता है। नहीं तो सीट के आधार पे ही जिसकी जितनी सीटें होती हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, उसके आधार पे उनका जो तय होता है कि हाँ भाई कितने वोटर हैं और कहाँ पे इनका वोट डलना है। तो वो सब देखते हुए ज़्यादातर ये होता है कि भाई इनके फेवर में हैं तो ये निर्विरोध हो गए, जी, इनको रास्ता इनका क्लियर हो गया।
और विधान परिषद में भी ऐसे होता है। तो वो ये जो चयन की प्रक्रिया है, जिसको निर्वाचित लोग ही जिनका निर्वाचन करते हैं, तो पहले से ही क्लियर होता है। कुछ में जिस पे थोड़ा सा मामला अटका होता है, कम रहता है, फिर भी दोनों प्रत्याशी अपना उतार देते हैं, वहाँ फिर चुनाव की स्थिति निर्मित होती है। तो राज्यसभा वाला तो करीब करीब क्लियर हो गया। विधान परिषद का जो वहाँ का है वो भी क्लियर है, 8 लोगों का हो गया है। एक इनका उपेंद्र कुशवाहा वाला मामला लटका है, और जो यहाँ झारखंड की आप बात कर रहे हैं, वो भी 10 करोड़ काम कर जाएगा, अदानी काम कर जाएंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे से। अब उसमें आज जो आप बता रहे हैं, उस खबर पे मैं बहुत दृष्टि नहीं डाला था, आज उस पर अगर इनका डिस्कशन होगा तो डिस्कशन के बाद वो स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर की उनके फेवर में गया या विरोध में गया। वो तो निर्वाचन अधिकारी जो होंगे उनके निर्णय पर ही दृष्टि रहेगी सबकी। बाकी मैनेज करने वाले तो अपना मैनेज कर ही रहे होंगे। मैनेज अगर नीचे अधिकारी वो बड़े नेता हो गए तो निर्वाचन अधिकारी को मैनेज करना कौन सी बड़ी बात है जी। तो जैसा कहा जाएगा वैसा आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये राज्यसभा चुनाव को लेकर कमलेश भैया का ये था एनालिसिस। अब बड़ा पेचीदा लगा होगा आप लोगों को भी सुन करके, लेकिन ये जरूर पता चला होगा कि आखिर हो क्या रहा, कैसे होता है, क्या होता है। बहरहाल चलिए ठीक है, अब जो होगा वो तो आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगा। आते हैं दूसरे मुद्दे पर, और दूसरा मुद्दा भी छोटा मुद्दा नहीं है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, मीडिया पे भी छाया हुआ है। वो है खान सर का। खान सर का मुद्दा लेके हम फिर क्यों आ गए हैं ये कह सकते हैं आप, लेकिन खान सर का मुद्दा हम इसीलिए लेकर के आ गए हैं कि उनके जो कयास लगाए जा रहे थे, गिरफ्तार होंगे, सील होगा, ये होगा, वो होगा, उस पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी गई है अगली सुनवाई तक कि आप कुछ कर नहीं सकते। भैया जिस तरह से खान सर को लेकर के एकदम सोशल मीडिया में बवाल सा मचा है, उसमें बच्चों के भी स्टेटमेंट, बड़े प्यारे प्यारे स्टेटमेंट आए हैं भैया। उनका ये कहना कि हम दोनों में संधि चाहते हैं, मतलब बड़ा मार्मिक वो था उनका। आखिर ये मामला आपको मीडिया से भी जुड़ा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे भी जुड़ा हुआ है, इधर पे ये दूसरा कोचिंग, ये 2 कोचिंग के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी आप इसको थमते कहाँ देख रहे हैं? इसमें होगा क्या, और क्या आप किस नज़रिए से इसको देखा जाए और आम लोग उसको कैसे देखें? देखिए, कहा जाता है कि राजनीति, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि सियासत ऐसी रक्कासा होती है कि जहाँ देखती है कि यहाँ पे थोड़ा धन है वहीं नाचने लगती है। तो अब सब मामले में इसको बहुत कठोर होकर के जो इस बात को बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क भी होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा जगत, विशेष करके जो ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिनके करोड़ बच्चे जिनके शिष्य हैं, जिनको सुन करके वो अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं, उन लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। और इसमें जब राजनीति घुस जाती है तो कष्ट होता है। मैं चूँकि इन सब विषयों पे थोड़ी सी रुचि रहती है मेरी, तो मैं आज सुबह भी टहलते सुन रहा था खान का इतिहास, जो कैसे अपने आप को जीरो से यहाँ तक लेके आए। और फिर उसमें कई लोगों के मैं टुकड़े में रील बन के जो आती है, तो उसमें मैं देख रहा था कि कुछ लोग, एक बच्चा विलाप कर रहा है और बोल रहा है कि भगवान से पहले भी अगर मैं किसी को मानता हूँ तो खान सर को। कारण वो बताया कि मेरी माँ को कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि लाइलाज बीमारी है, इनकी मौत की प्रतीक्षा करिए। और जब खान सर को पता लगा तो उन्होंने पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया और उनका प्राण बचाने की ओर वो प्रयास कर रहे हैं। और मतलब हर तरह की, कहते समय भावुक हो रहा हूँ, उसको सुनता हूँ तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि देखो, अब अगर ये सच्चाई है, ये नहीं कि कई छोटी छोटी रील काट करके लोग सोचते हैं ना कि ये 2-4 चीज़ें देख लोगे तो मन बदलेगा। चूँकि किसी के बारे में आपके ख्यालात अच्छे हों और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो आपके उस विचार में अभिवृद्धि होती है। आपका लगता है कि आपका जो पहले विचार था ना वो और परिपुष्ट हो रहा है। तो खान के काम करने का, खान सर के काम करने का जो तौर तरीका था उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ इस बात को कि आज तक मैं मिला नहीं हूँ और ऐसे व्यक्ति से मिलने की ख्वाहिश है। देखिए कब ईश्वर अवसर देते हैं। तो वो जो भाव मन में था, उस भाव के कारण जब इस तरह की चीज़ें 3-4 में देखा तो लगा यार
उस दूसरे वाले का तो नहीं आया कोई, अभी तक कोई ऐसी रील नहीं आई कि जिसने कुछ ऐसा काम किया हो। लेकिन खान सर का क्यों आ रहा है? क्योंकि वो किया हुआ है। जो व्यक्ति रक्षाबंधन का मैं दृश्य देख रहा था, यूं मोटा हो रखा है हाथ, राखी बंधी हुई है, वो आदमी किसी महिला को जो अपने बच्चे से मिलने आई है उसके स्कूल में, उसके कोचिंग सेंटर पे, उसका चप्पल उठा कर उसके पाँव की तरफ बढ़ा रहा है। ये सब रील है कट कट के जो अभी चल रही हैं। ऐसे तमाम चीज़ें आ रही हैं कि जिसको देख करके ये लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर जातीयता से ऊपर हटकर, धर्म से ऊपर हट करके एक जो शिक्षक का धर्म होता है अपने शिष्य को गढ़ने का, और उसको गढ़ करके चाणक्य जी ने जैसे तैयार कर दिया था ना, विश्व विजयी बना दिया था सम्राट चंद्रगुप्त को, उस तरह का भाव लेकर के अगर फैजल खान, जिनका नाम अभी पता लगा है और इसी मीडिया ने राजनीति के चक्कर में उनका फैजल खान नाम बताया, वो व्यक्ति अगर उस भाव से गढ़ रहा है कि हमारे देश की ये मुस्तकबिल है और इनको लेकर के अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो दूसरे लोगों के लिए भी एक नज़ीर बनेगा, अगर इस भाव से कोई काम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि उसको उसके प्रति एक लोगों के मन में एक प्रेम तो और जागृत होगा। और उसमें जब राजनीति घुस जाती है तो राजनेताओं को लेकर के मन और मलिन होता है। यार इसको तो बख्श दो, कम से कम इस शिक्षा के जगत को जो देश का भविष्य तैयार कर रहा है उसमें तो राजनीति मत करो। लेकिन राजनेता हैं वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये कष्टकर हैं। आप उस व्यक्ति की जाति मत देखो। मैं सुन रहा था उनका, पहले शायद अभी का बयान है, पहले का मैं आज ही उसको भी सुना, जिसमें कह रहे देखिए आखिर कर दिया ना लोगों ने अपने मन का, क्यों हमको धर्म में बांटते हो। मैंने तो कभी नहीं देखा, हर धर्म को समभाव से देखता हूँ मैं, इस तरह का उनका बयान है। मैं हर किसी भी धर्म के प्रति मेरे मन में कहीं अनास्था नहीं, सबके प्रति आस्था है। तो एक जाति में पैदा होने के कारण, एक धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होने के कारण किसी को भी, मैं तो हिंदू हूँ, अब मैं उस हिसाब से मुझे तो खान सर की बुराई करना चाहिए, तो फैजल है, मोहम्मद है, मुझे क्या लेना देना, हो तो मुसलमान, इस तरह की बात करके मुझे उसकी मुखालफत करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये करके कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ, अपने प्रदेश के साथ, समाज के साथ, सबके साथ बेइंसाफी करते हैं। इस बात को समझना होगा। और मुझे लगता है जो समझ रहे हैं वो खुला बोल रहे हैं कि मत करो, आप राजनीति मत ले आओ इसमें। अगर आप राजनीति लाके, आप बिहार की राजनीति तो वैसे भी बिल्कुल, बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति बर्बाद हो गई है, जातीय आधार पर सब कुछ हो रहा है। अभी तक नहीं पता था कि उनका जो प्रतिद्वंदी है, क्या नाम उसका, क्या, रोशन आनंद, अब बोले रोशन आनंद यादव है, खान सर फैजल खान है, जिसके बारे में पता ही नहीं लगता था कि आदमी किस जाति का है। न रोशन आनंद का पता था, न खान सर का पता था। खान कहने लोगों को लगता था कि ऐसे नाम रख दिए होंगे, कोई पता नहीं है। कोई बोलता था अजय नाम है, कोई भी अलग अलग नाम उनके बताए जाते थे। तो आप उनका नाम, उनकी जाति को सामने करके जो षड्यंत्र रच रहे हो समाज को तोड़ने का, राजनीतिक लाभ लेने की जो ख्वाहिश रखते हो, मैं तो ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि ऐसे लोगों की ख्वाहिश कभी पूरी मत करो। कमलेश भैया ने जो अभी कहा, वास्तव में वो लगभग सभी जो हम अभी तक सुन रहे सबका यही कहना। कमलेश भैया, मैं आपका एक पॉइंट और लेकर के लगभग मैं आपका कंक्लूजन लूँगा और उसके बाद मैं कार्यक्रम समाप्त करूँगा। अवध ओझा हैं जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतिहास के बड़े अच्छे टीचर, बड़े अच्छे टीचर। अवध ओझा ने ये कहा कि ये खान सर को अकल है ही नहीं जी। क्यों बोले, इसकी ये मीर कासिम बनना चाह रहा था। मीर कासिम ने जब एक वो आयुध फैक्ट्री खोली तो अंग्रेजों ने कहा कैसे भाई कि ये तुम काहे के लिए खोल रही है फैक्ट्री। तो बोले बस ऐसे ही पटाखा बनाएंगे, आप लोगों को बेचेंगे। तो बोले साला ये बना रहा है तो ये लड़ेगा किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ लड़ेगा। तो मीर कासिम को बर्बाद कर दिए। कहाँ ये जा रहा है, खान सर को बोले पढ़ाई तक सीमित रहना चाहिए, अस्पताल बनवा रहे हैं और बयान दे रहे हैं ये वो। तो बोले एक से एक लोग बैठे हैं, तो क्या ये एक फैक्टर है कि उनको इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, टीचर तक ही सीमित रहना चाहिए? क्यों टीचर तक सीमित रहे? जिस आदमी ने बयान दिया अवध ओझा, वो क्यों राजनीति में चले गए आप पार्टी से चुनाव लड़ने? अवध ओझा का भी मैं सुनता हूँ अवध ओझा को, और मैं पसंद करता हूँ, उनका प्रस्तुतिकरण बड़ा प्यारा है। लेकिन तर्क देखिए, अरे तर्क ठीक है, उनका तर्क अपनी जगह पे, वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं कि शिक्षा जगत के थे तो आपको उसी में जाना। वो व्यंग है, वो जो उन्होंने कहा है अवध ओझा ने, व्यंग है।
अच्छा। उसके व्यंग को समझिए, व्यंग बोला उन्होंने कि आप शिक्षा जगत में थे, आप क्यों चले गए। अरे इस बात को बताया ना, इस बात को बोलने के पहले अवध ओझा की उंगली तो अपनी तरफ उठी होगी ना। अगर वो ऐसा व्यंग नहीं होता, मैं सुना हूँ एक दो बयान उनका उसको लेकर के कि अगर आप ऐसा होता तो आप भी तो चले गए। मैं बताया ना कि आप पार्टी से तो गए थे चुनाव लड़ने, दिल्ली से हार के लौटाए। तो ऐसा नहीं है, वो एक व्यंग है कि आप जब शिक्षक हो तो आप शिक्षा के क्षेत्र में ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो आपकी टांग खींचने वाले 50 लोग आ जाएंगे। और वही हुआ, जो हमारे देश में ड्रग माफिया है वो किसी को एंट्री करने देगा ना। अब आप इतना ताकतवर है ड्रग माफिया कि शिक्षा माफिया कहीं नहीं लगता उसके सामने, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अनपढ़ लोगों को भी दवा चाहिए, जिनको जो काला अक्षर भैंस बराबर, उनको भी दवा चाहिए ना। सबसे बड़ा कारोबार ड्रग से जुड़ा हुआ है, और उस कारोबार में जुड़े हुए लोगों के बीच में जाकर के खान सर ने जो एंट्री की और बताया ना कि वो गरीब बच्चा जो ये कह रहा था कि मैं भगवान से पहले खान सर को मानता हूँ, उन लोगों ने समर्पण कर दिया था ईश्वर के सामने कि मेरी माँ को कोई नहीं बचा सकता, उसको बचाने के लिए अगर खान सर आते हैं सामने, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप तो उनको चैलेंज दे रहे हो। वो महिला अपना घर द्वार बेचते, ले जाके उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी उनके पास होता ले जाके लगा देते। वो किसके पास जाता? उन्हीं माफियाओं के पास जाता जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो वो व्यक्ति अगर मुफ्त में उसका अपनी तरफ से इलाज करवा रहा है, उसके पैसे बच गए, उसका घर द्वार बच गया बिकने से, और ईश्वर करे उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो जाए और सकुशल अपने घर पहुँचे, तो ये नुकसान किसको कर रहे हैं भाई? जिस MRI का 8,000 10,000 12,000 15,000 ले रहे हो, उसी MRI को अगर 1000 में 500 700 में करेगा तो किसकी भौहें नहीं तनेगी? जो लोग आप किसी एक बच्चे को जिस क्लास की कोचिंग के लिए आप 5,000 रुपये वसूलते थे, उसी काम को अगर वो 200 में कर रहा है तो किसकी भौहें नहीं तनेगी? तो ये उसका अवध ओझा का अपने तरीके से व्यंग है वो कि इनको नहीं जाना था। भाई राजनीति में एक दिन चर्चा के दौरान आपने इस बात को कहा था ना कि काकरोच पार्टी वाले तो इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आया होगा, और जो राजनेता हैं उनको कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको लगा होगा 16 हमारी गड़बड़ी को सामने करके कहीं ऐसा न हो कि ये बड़ा भारी हीरो बन जाए, तो इसलिए भी उसके पीछे लोग पड़ गए। तो अवध ओझा का या किसी का भी ये कहना, भाई हमारे देश में तो इस हिसाब से तो जिनको कहा जाता है कि अदानी अंबानी को लेके घूमते हैं दो ये देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, वो कौन कौन सा कारोबार नहीं कर रहे हैं? भजिया तक तो बिचवा रहे हैं, होटल तक तो खुलवा लिया अदानी ने अंबानी ने। आप चले जाओ उस पर, कितने गोदाम बना लिए, कितने होटल खुलवा लिए, किराना की दुकानें ये चला रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा रूप हो गया। केबल में ये घुस गए, कहाँ नहीं है। तो फिर इनको भी कह देना था कि आप जो बिजली बनाने का कारखाना आपने शुरू किया था अदानी ने, तो आप वहीं तक रहो और दूसरा कोई काम मत करो। अंबानी जी, आप रिलायंस पेट्रो का काम शुरू किए थे, आप उसी काम को करो, दूसरा काम मत करो। फिर रोक देना चाहिए सबको। क्यों लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आपके अंदर जो प्रतिभा है, जितनी भी प्रतिभा है, उसका आप उपयोग राष्ट्र के विकास में करो। अगर वो समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भूमिका कोई निर्वहित कर रहा है तो हमको उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमको उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। वो अगर सिर्फ अपना व्यापार देखते तो मैं ये मानता कि उस आदमी ने गलत किया है। वो आदमी जो कर रहा है वो मानवता की सेवा के लिए कर रहा है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, आज तो है। जैसे बाबा रामदेव के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो लाला रामदेव हो गए, वो तो सेठ रामदेव हो गए। अरे भाई, वो आपकी भारत की किसी भी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया उस आदमी ने नुकसान पहुंचाया है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में कारोबार करके यहाँ से पैसा ले जाती थी अपने देश, उनके कारोबार पे उसने असर डाला। और आज मान लो 13,000 15,000 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बाबा रामदेव हो गए हों या बालकृष्ण हो गए हों या उनके लोग हो गए हों, वो तो खैर ट्रस्ट बना के चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमको क्या नुकसान दिया? योग के मामले में हमको काफ़ी कुछ जानकारी उनके जरिए मिली, हम काफ़ी कुछ अपने सेहत को लेकर के सतर्क हुए, हमको दिया ही तो है। वो ठीक है कि उनके पास हो गया। वैसे ही अगर खान सर भी मेडिकल के क्षेत्र में जा करके कम दाम पर भी अगर वो पैसे कमा लेते हैं और उस पैसे का कहीं सदुपयोग करते हैं दूसरे क्षेत्र में भी, तो अवध ओझा हो या कमलेश यादव हो या सुहेल किदवई हो, कोई भी हो, किसी को भी ऐतराज़ करने का अधिकार ना तो संवैधानिक रूप से है और न व्यवहारिकता में। बिल्कुल ठीक भैया। एकदम आखिरी कमेंट चाहूँगा, छोटा सा टेक आपका मुझे चाहिए कि ये लड़ाई
कहाँ थमेगी, जल्दी थमेगी या और विस्तार लेगी? छोटा सा कमेंट। देखिए, राजनीति बहुत दिन तक अपना अस्तित्व बचा के नहीं रख पाती किसी षड्यंत्र का। कुछ दिन बाद उसका बड़े बड़े मामले हम लोगों ने देखा है, कुछ दिन तक चला, उसके बाद उसकी हवा निकल गई, फिर उस पर नया विषय आ जाता है, चर्चा उस पर शुरू हो जाती है। जैसे अभी लोगों ने कहा ना कि नीट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक नया नाटक करवा दिया गया। अब उस पर अभी ये चलेगा और कहीं राजनीति को इससे कोई असर पड़ने लगा, राजनेताओं को असर पड़ने लगेगा ना, फट से कोई और विषय आ जाएगा, उसकी तरफ लोगों का चर्चा। अभी आप मीनाक्षी नटराजन ही चल रहा है चैनलों पे जी। अभी अब कोई उधर की चर्चा नहीं कर रहा है, और बीच में कोई छोटा सा कह देगा, ऐसे कोई और विषय आ जाएगा, फिर उस पर पूरी मीडिया, सोशल मीडिया भी उसी की तरफ उन्मुख हो जाएगी। अभी यही करंट टॉपिक है, इसी में बात करो, ये सब होता रहेगा। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि कितना दिन में ख़त्म होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक अंदाज अगर मैं लगाऊं अपनी बुद्धि से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 दिन, एक आध पखवाड़ा इसकी चर्चा चलेगी, फिर देखिएगा कोई इशू आ जाएगा, फिर लोग इसको भूल जाएंगे। क्योंकि उनकी जमानत का, खैर वो तो अग्रिम जमानत हुई है, उसकी जो प्रक्रिया उसमें जाएंगे, वो सब हो जाएगा, और उसके बाद फिर शांति से, क्योंकि पटना में भी बच्चे दोनों पक्ष के सामने आ जाते हैं। अब तो इनके वाले तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा ज्ञान बिंदु वाले जो रोशानंद के लोग सड़क पे आ गए, कल भी उन्होंने मार्च निकाला था, और उनकी मांग है कि भाई, उनका कथन है कि जिनने गोली चलवाई उनको तो आपने बेल दे दिया, लेकिन जो वहाँ थे भी नहीं, उनकी जमानत कैंसिल कर दी गई, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, तो जमानत कैंसिल कर दी गई, तो उनको जमानत दी जाए, उनकी भी जमानत हो जाएगी, बस हो गया, विषय खत्म हो गया। अभी जब तक जमानत नहीं होगी, हो जाएगा का तब तक अंदर उनका भी हो जाएगा, उसके बाद विषय समाप्त हो जाएगा। फिर सनद रहे, गौरतलब है, ऐसे वाले में होगा कि ऐसा हुआ था, फिर ये सब बातें होने लगेगी। हमारे यहाँ विषयों की कमी नहीं है, अब विषय कम रहते हैं ना, तो राजनेता पैदा कर देता है। ये बिल्कुल ठीक है। कमलेश भैया ने जो कहा उसको गौर से अगर सुने, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को सुने, इसकी एनालिसिस को सुने, तो वास्तव में आपको ऐसा लगेगा कि आईना देखा जा रहा है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो है वो दिखता है। बहरहाल हमारे पास समय बहुत कम है, चर्चा तो और भी थी, लेकिन हमको यहीं पर विराम देना होगा। अगली बार हम फिर किसी अन्य विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कमलेश भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।